आज हम एक नजर डाल रहे हैं लेखांकन व्यापार की भाषा नाम के स्रोत पर। अक्सर सुनने में आता है कि लेखांकन जो है वो व्यापार की भाषा है, पर इसका असल मतलब क्या है? चलिए इसी सवाल के इर्द गिर्द इस स्रोत से मिली जानकारी को थोड़ा समझते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, स्रोत ये साफ करता है कि ये सिर्फ पैसे का हिसाब किताब रखना ही नहीं है। ये किसी भी संगठन की जो वित्तीय गतिविधियां होती है ना, उनको व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करना, फिर उनको वर्गीकृत करना, सारांशित करना और फिर क्या कहते हैं, विश्लेषण करके रिपोर्ट करने की एक पूरी प्रक्रिया है। असल में देखा जाए तो ये वित्तीय कहानी कहने का एक संरचित तरीका है। अच्छा, आपने कहा वर्गीकृत और सारांशित करना, तो क्या इसका मतलब बस ये है कि जो लेन देन हुए उनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये वर्गीकरण बहुत जरूरी है। जैसे आप आय को व्यय से अलग करते हैं, है ना? फिर सारांशित करने का मतलब है कि इन सभी वर्गीकृत लेन देन को वित्तीय विवरणों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बदलना। और इसमें मुख्य रूप से दो होते हैं। एक तो आय विवरण, जिसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, वो दिखाता है कि एक तय समय में कितना फायदा या नुकसान हुआ। अच्छा। और दूसरी होती है बैलेंस शीट। वो एक खास समय पर कंपनी की संपत्ति एसेट्स और देनदारियां लायबिलिटीज, उसका एक स्नैपशॉट देती है। ओके। और यही रिपोर्टें फिर हितधारकों को भेजी जाती हैं, मालिक, निवेशक, बैंक, यहाँ तक कि टैक्स अथॉरिटीज भी। वो सभी लोग जिनका व्यवसाय के प्रदर्शन में सीधा हित होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ रिकॉर्ड रखना नहीं हो गया, ये तो एक तरह का रिपोर्ट कार्ड हो गया व्यापार के लिए। स्रोत में एक छोटी बेकरी का उदाहरण भी दिया है। वो कैसे मदद करता है इसे समझने में? हाँ, वो उदाहरण बहुत अच्छा है क्योंकि वो इस पूरी प्रक्रिया को काफी सरल बना देता है। सोचिए, एक बेकरी है। जब वो आटा, चीनी वगैरह खरीदते हैं तो वो क्या हुआ? वो खर्चा हुआ, व्यय। बिल्कुल, उसे व्यय यानी एक्सपेंस के रूप में दर्ज किया जाता है। और जब वो केक या ब्रेड बेचते हैं तो वो आमदनी हुई, राजस्व। सही, वो राजस्व यानी रेवेन्यू बन जाता है। ये तो काफी सीधा लगता है, लेकिन इसमें फिर गहरी बात क्या हुई? रिकॉर्डिंग तो ठीक है। हाँ, गहरी बात तब सामने आती है जब हम सिर्फ रिकॉर्डिंग से आगे बढ़ते हैं और विश्लेषण पर जाते हैं। लेखांकन सिर्फ ये नहीं बताता कि भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो ये भी दिखा सकता है कि जैसे कौन सा उत्पाद ज्यादा लाभदायक है। मान लीजिए केक की तुलना में कुकीज। क्या बिक्री का कोई खास समय है जब ज्यादा ग्राहक आते हैं? इससे आप स्टाफिंग या इन्वेंटरी को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा। उसका जो मूल्य ह्रास है, डिप्रिसिएशन, वो लाभ को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो ये सारी जानकारी सीधे व्यापार के रणनीति पर असर डालती है। जैसे कि चीजों की कीमत क्या रखें, कौन से उत्पाद ज्यादा बनाएं, या कोई नया उपकरण खरीदें या नहीं। बिल्कुल। वाह, तो ये सिर्फ पीछे देखना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये तो आगे के फैसले लेने में सीधी मदद कर रहा है। जैसे हो सकता है कोई चीज बिक तो बहुत रही हो, पर असल में उतना मुनाफा ना दे रही हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इसी बात पर जोर देता है। कभी कभी जो ऊपर ऊपर बिक्री के आंकड़े दिखते हैं ना, वो भ्रामक हो सकते हैं। अच्छा लेखांकन पर्दे के पीछे की लागतों को सामने ला सकता है। जैसे किसी चीज को बनाने में कितना समय लगा या कितनी सामग्री बर्बाद हुई। और फिर पता चलता है कि जो चीज सबको पसंद आ रही है, वो शायद पैसों के लिहाज से उतनी सफल ना हो। हाँ, ये तो है। लेकिन व्यापार को एक बिल्कुल साफ तस्वीर देता है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और सबसे जरूरी क्यों। और शायद यही पारदर्शिता है जो इसे व्यापार की भाषा बनाती है, ताकि सभी हितधारक समझ सकें कि असल में चल क्या रहा है। हाँ, संक्षेप में कहें तो लेखांकन सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है। ये वित्तीय स्पष्टता लाने, सोच समझकर निर्णय लेने और जितने भी संबंधित पक्ष हैं उनके साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने का एक व्यवस्थित ढांचा है, एक सिस्टम है। और किसी भी संगठन की स्थिरता और सफलता के लिए ये बिल्कुल मौलिक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और ये एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। जिस तरह लेखांकन व्यवसायों को उनकी वित्तीय सेहत समझने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, क्या इसके जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे आय व्यय पर नजर रखना, संपत्ति और देनदारियों को समझना, क्या ये हमारे व्यक्तिगत वित्तीय जीवन को, हमारे पर्सनल फाइनेंस को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में भी उतने ही उपयोगी नहीं हो सकते?